हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री का एक और टॉपिक जिसमें हम देखेंगे वैदिक सभ्यता। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम लोग बात करते हैं सिंधु सभ्यता के, तो सिंधु सभ्यता के जस्ट बाद हम देखते हैं वैदिक सभ्यता, जिसमें दो भागों में तोड़ा गया। वैदिक सभ्यता के दो भाग थे, ऋग वैदिक सभ्यता और एक था आपका उत्तर वैदिक सभ्यता, और इन दोनों से मिलाकर के क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर में देखने को मिलता रहता है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैंने इस बोर्ड पर लिख रखा है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम्स में परेशान नहीं करेगा। तो बस एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता अगर हम बात करें तो ध्यान रहेगा, वैदिक सभ्यता को दो भागों में तोड़ा गया। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता को देखा था या सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक आता था, यानी कि उसके बाद का जो समय होता था उसको हम कहते थे ऋग वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के जो काल रहा उसको ऋग वैदिक सभ्यता कहते हैं, और उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता के रूप में जाना गया। ठीक है, अब इसके हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आर्यों का जो मूल स्थान बताया गया था वो क्या बताया गया था? मध्य एशिया बताया गया था। आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया गया। किसके द्वारा ये बताया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया गया था मैक्स मूलर के द्वारा। मैक्स मूलर के द्वारा सर्वप्रथम ये कहाँ पर बसे थे? सर्वप्रथम ये बसे थे अफगानिस्तान और पंजाब में। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक ऐसा नहीं मानते थे, बाल गंगाधर तिलक ऐसा नहीं मानते थे कि वो उनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। वो कहते थे कि आर्कटिक उनका मूल निवास स्थान था, यानी कि उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी थी आर्कटिक होम सिद्धांत। आर्कटिक होम सिद्धांत का संबंध किससे था? बाल गंगाधर तिलक जी से। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आर्यों का जो निर्मित सभ्यता थी, आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी, उसी को वैदिक सभ्यता कहा गया। और ये जो वैदिक सभ्यता था वो एक प्रकार का ग्रामीण सभ्यता था। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता। जैसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते थे तो वो एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, और इनकी जो भाषा हुआ करती थी वो संस्कृत था। ये भी याद रखिएगा, इनकी भाषा संस्कृत थी। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है कि सबसे पहले आर्यों का मूल स्थान किसने बताया था? मध्य एशिया, तो मैक्स मूलर ने बताया। लेकिन आर्कटिक होम सिद्धांत बाल गंगाधर तिलक ने दिया। आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी उसी को वैदिक सभ्यता जाना गया, जो कि एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी, और इनकी जो मूल भाषा था वो संस्कृत था। ठीक है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे? तो अफगानिस्तान और पंजाब में, अफगानिस्तान और पंजाब में बसे थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट से बनता है, पूछा सकता है कि आर्यों का प्रशासनिक जो इकाई थी वो कितने भागों में विभक्त था? आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में विभक्त था। कौन कौन थे वो आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा बनता है गविष्ठ। गविष्ठ शब्द का प्रयोग आर्यों के द्वारा कब किया जाता था? युद्ध के समय, युद्ध के लिए किया जाता था गविष्ठ। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि गविष्ठ शब्द का अर्थ क्या होता था। तो ध्यान रखिएगा, गविष्ठ शब्द का अर्थ होता था गायों की खोज, गायों की खोज। लेकिन गविष्ठ शब्द का प्रयोग ये कब करते थे? युद्ध के लिए करते थे। ठीक है, आगे है दसराग युद्ध का उल्लेख जो है वो किस मंडल में देखने को मिलता है? तो दसराग युद्ध का उल्लेख मिलता है 7वें मंडल में। किस नदी के किनारे? तो परुसड़ी नदी के किनारे, यानी इसको हम लोग रावी नदी भी कहते हैं। परुसड़ी यानी कि वो प्राचीन नाम हुआ करता था, परुसड़ी जो आधुनिक नाम हम लोग जानते हैं वो रावी नदी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, दसराग युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल परुसड़ी नदी के किनारे यानी रावी नदी के तट पर। उसके बाद 3 और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बन जाता है। जैसे उपनिषदों की कुल संख्या कितना है? 108। लेकिन मुख्य अगर हम बात करें तो मुख्य सिर्फ और सिर्फ 13 होता है। ठीक है, महापुराणों की संख्या कितना होता है? महापुराणों की संख्या 18। सबसे पुराना जो कि पुराण कौन सा है? सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। राइट। वेदांगों की संख्या कितना होता है? वेदांगों की संख्या 6, लेकिन वेदों की संख्या 4। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ऋग वैदिक जो समाज था वो विभक्त था कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आप 4 वर्णों में विभक्त था। तो विभाजन का आधार क्या होता था? यानी कि अगर आपसे पूछे कि ऋग वैदिक समाज में जो 4 वर्ण विभाजित किया गया था तो इनके विभाजन का आधार क्या होता था? तो व्यवसाय के आधार पर ऋग वैदिक समाज में वर्णों का विभाजन होता था, यानी कि व्यवसाय के आधार पर। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऋग वैदिक काल में होता था व्यवसाय के आधार पर, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये पद परिवर्तन हो गया और ये जो वर्ण का विभाजन होता था वो जन्म से ही निर्धारित होने लगा था। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऋग वैदिक समाज में जो विभाजन होता था वो व्यवसाय के आधार पर, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म से ही निर्धारित होने लगा वर्णों का निश्चय। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आता है, ये तो आपका हो गया। क्या क्या प्रचलित नहीं था ऋग वैदिक समाज में? तो देखिए, बाल विवाह यहाँ पे प्रचलित नहीं था,
पर्दा प्रथा यहाँ पे प्रचलित नहीं था। तो ऑप्शंस में ऐसे दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित था या फिर प्रचलित नहीं था, कौन सा कथन सही है गलत है, इस तरह से दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित नहीं था, पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं था। ठीक है, उसके बाद आता है एक शब्द आपको देखने को मिलता है अमाजु। ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है कि अमाजु क्या है, ऋग्वैदिक समाज में अमाजु किसको कहते थे, अमाजु का अर्थ क्या होता था। तो जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं होती थी, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजु। ठीक है, अमाजु। अब यहाँ से एक और जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपका होता है, हमेशा पेपर में रिपीट होते रहता है यहाँ से, कि दर्शन और उनके जो प्रवर्तक थे उनसे समझना। तो वैसे तो आपका और भी है, जैसे चरवाक दर्शन हो गया, चरवाक के चरवाकी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब ज़्यादातर रिपीट होता है वो मैंने लिखा है। जैसे योग जो दर्शन है, योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना गया, पतंजलि को। सांख्य दर्शन जो कि भारत का सबसे पुराना सबसे प्राचीन ये दर्शन माना जाता है, कपिल। ठीक है, कपिल मुनि के द्वारा इसके प्रवर्तक थे। न्याय दर्शन की बात करें तो गौतम, ये ध्यान रहेगा, न्याय दर्शन गौतम। मीमांसा भी देता है या फिर पूर्व मीमांसा कहेगा, मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा, दोनों के संबंध में हम राइट आंसर जैमिनी को टिक करेंगे। लेकिन अगर प्रश्न में उत्तर मीमांसा की बात करता है तो वहाँ पे हम लोग बद्रायण को टिक करेंगे, उत्तर मीमांसा बद्रायण। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। और ये 5 जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। जैसे कि योग दर्शन पतंजलि हो गया, सांख्य दर्शन कपिल हो गए, न्याय दर्शन की बात करें तो गौतम हो गए, पूर्व मीमांसा या फिर मीमांसा कहे तो जैमिनी याद रखेंगे, और उत्तर मीमांसा बद्रायण ध्यान रखेगा। ठीक है, बद्रायण के संबंध में एक और प्रश्न आप यहाँ पे याद रखेगा कि बद्रायण के जो कि वेदांत सूत्र की रचना भी बद्रायण ही थे। ठीक है, वेदांत सूत्र की रचना बद्रायण ने ही किया था। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और आपका आता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन जो कि कणाद होते हैं। ठीक है, महर्षि कणाद, और महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद के जनक के रूप में भी जाना गया। भारतीय परमाणुवाद के जनक के रूप में भी जाना गया है महर्षि कणाद को, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स और है, जैसे कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय होता था पशुपालन, यानी कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता था, पशुपालन। पशुपालन या फिर कृषि, ये दोनों याद रखेंगे, पशुपालन या फिर कृषि। देखिए, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, लोहा, और जिन्हें क्या कहा जाता था, श्याम अयस्क, श्याम अयस्क कहते थे। और लोहित जो अयस्क होता था क्या कहा जाता था, तांबे को लोग लोहित अयस्क कहते थे, थोड़ा सा उल्टा कहते थे। ठीक है, लोहा सबसे पहले इन्होंने खोजा जिसे इन्होंने श्याम अयस्क नाम दिया, और बाद में तांबे की खोज की जिसे इन्होंने लोहित अयस्क के नाम दिया था। तो ध्यान रखेंगे। एक शब्द आता है पड़ी। ऋग्वैदिक समाज में पड़ी शब्द का अर्थ क्या होता था, तो व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले जो लोग होते थे उन्हीं को कहा जाता था पड़ी। ठीक है, पड़ी। और एक होता था वेकनाट। वेकनाट किसे कहते थे, वेकनाट ऋण देकर ब्याज लेने वाला जो व्यक्ति होता था उसे कहा जाता था वेकनाट। ठीक है, वेकनाट। देखिए, ये सभी चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में तो पूछा ही जाता है। हम आपको वीकली जो टेस्ट लेते हैं उसमें भी आपको ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि पिछले एक सप्ताह में जो भी हमारे तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है मटेरियल, उन्हीं सभी में से आपको संडे को वीकली टेस्ट देखने को मिलता है। तो सारे वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, अच्छे से फॉलो करते रहिए। अब देखिए, वेकनाट जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं सुदखोर। ठीक है, सुदखोर, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को कहा जाता था वेकनाट। सबसे पवित्र नदी क्या माना गया, ऋग्वैदिक समाज में, ऋग्वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। सर्वाधिक बार जो वर्णित किया गया, सर्वाधिक बार जिसका वर्णन किया गया वो नदी कौन सा है, सिंधु नदी। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी गई है, सिंधु नदी का उल्लेख बार बार किया गया, अधिकतर बार किया गया सिंधु नदी का। और उत्तर वैदिक काल में जो समाज का विभाजन होता था, वर्ण का विभाजन होता था, किस आधार पर, जन्म के आधार पर ही हो जाता था, जबकि ऋग्वैदिक समाज में ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय के आधार पर होता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में वो नगर या फिर वो शहर, कौन शहर नहीं कह सकते, ग्रामीण सभ्यता थी, तो वो नगर कौन सा था जहाँ पे पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला है। तो कौशाम्बी एकमात्र ऐसा नगर था जहाँ पर पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, वेदांत सूत्र की रचना तो बद्रायण हो ही गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो दर्शन और प्रवर्तक हो गए, और इसमें जो कि स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा गया वो तो पूछा ही जाता है, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। अब आपके लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ पे देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। राइट, देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति, देखिए, ऋग्वैदिक समाज को 2 भागों में बांटा गया था।
यानी कि सॉरी वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था, एक तो ऋग वैदिक समाज और एक आपका उत्तर वैदिक समाज। तो प्रश्न में पूछा गया कि उत्तर वैदिक संस्कृति जो थी उसका समय क्या था। तो हमने देखा था कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक कहते हैं और 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक को उत्तर वैदिक कहते हैं, यानी कि 1000 से 600 होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सेकंड प्रश्न बनता है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग होता है कौन सा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र किससे संबंधित है, ज्यामिति से संबंधित है, ज्यामिति से ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट बनता है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है। यानी कि अगर हम बात करें कि प्राचीन जो वैदिक समाज है इसके बारे में सूचना किस वेद में मिलता है, तो ऋग वेद में मिलता है, ये आपको याद रखना है, ऋग वेद में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन या फिर हम कृषि कह सकते हैं, यानी कि ज़्यादातर यहाँ पे पशुपालन ही आपका होता है। ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे दोनों लिखा गया, लेकिन आपका पशुपालन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पशुपालन। ऐसे ऑप्शंस अगर हो तो दोनों ऑप्शन से एक और होगा ज़रूर कि पशुपालन और कृषि दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर दोनों ऑप्शन दिखे तो फिर भी आपको पशुपालन को ही टिक करना पड़ेगा, पशुपालन को टिक करेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो था यहाँ पे पशुपालन को ही हम लोग टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या बनता है, नेक्स्ट वन है कि मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक या फिर प्रतिपादक किसे माना गया। पूर्व मीमांसा या फिर मीमांसा कहे, दोनों को हम लोग जैमिनी को ही टिक करेंगे, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो बद्रायण थे उनके लिए उत्तर मीमांसा, कपिल जो थे उनके लिए हम लोग किसे कहेंगे, कपिल के लिए साक्ष्य जो कि दर्शन हो गया और गौतम के लिए न्याय हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। देखिए फिर से आ गया प्रश्न कि न्याय दर्शन की बात करते हैं तो गौतम को टिक करेंगे, गौतम, यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी। सर्वाधिक वर्णित नदी पूछा जा रहा है, ना कि सर्वाधिक पवित्र नदी। तो सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया किस नदी को, सिंधु नदी के बारे में, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, सिंधु नदी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक जो की प्रणाली कौन सी थी, कपिल मुनि के द्वारा। तो कपिल मुनि ने क्या दिया था, आपने पढ़ा कपिल जो कि शाक है, ठीक है, कपिल शाक हमेशा याद रखिएगा। जबकि न्याय की बात करते हैं तो गौतम हो जाएगा, मीमांसा कहे तो जैमिनी और उत्तर मीमांसा कहे तो वहाँ पे हम लोग बद्रायण को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम पुराण कौन सा था। महापुराणों की संख्या 18 बताई गई है, जिसमें सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण ऑप्शन ए। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। आर्यों के आर्कटिक होम पक्ष का सिद्धांत जो लिया गया था किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे मैंने बताया था बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ठीक है गाइज। तो आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।